बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मशरिक़ी वस्ता का पूरा ख़ित्ता एक बहुत बड़े टर्माइल की लपेट में आ गया और तुर्की से लेकर सूडान तक खून के धारे फूट रहे हैं। और शाम और तुर्की, एक ख़ास तौर पर इन दो मुल्कों में इनकलाब के आसार हैं और लोग ये अंदेशे ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्या ये हुकूमतें अपना वजूद बरकरार रख पाएंगी, क्या अर्दगान की छुट्टी होने वाली है, क्या शाम की हुकूमत भी ख़त्म होने वाली है। ये दो इशू बहुत अहम हैं और इसके साथ गज़ा, लबनान, इसराइल की कशमकश फिर गर्म हो रही है और इसमें ट्रंप का हाथ लगता है। फिर ये है कि सूडान में सरकारी फ़ौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने दारुल हुकूमत खर्तूम के बेशतर इलाकों से बागी रैपिड फोर्सेस का कंट्रोल ख़त्म कराने में 2 साल के बाद कामयाबी हासिल की है। अगरचे सूडान की फ़ौज का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं, लेकिन रैपिड फोर्स ने इन 2 साल के अरसे में, 2-2.5 साल के अरसे में दसियों हज़ार शहरी बिला जवाज़ कत्ल किए। ये वाशी जुनूनियों की एक फ़ौज थी जिसको मिडल ईस्ट के एक ताकतवर खलीजी रियासत की सरपरस्ती हासिल थी, जो सूडान में नस्ल कुशी करना चाहती थी ताकि वहाँ से जो गैर अरब आबादी है उसका ख़ात्मा हो जाए। गैर अरब आबादी से मुराद वो जो दारफर का एरिया है, वहाँ अफ्रीकी मुसलमान हैं, वो इन खलीजी रियासत वालों से कहीं गुना ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन चूँकि वो अरब नहीं है इसलिए ये खलीजी रियासत, ये किसी खलीजी मुमलकत की बात नहीं कर रहा, एक खलीजी रियासत की बात कर रहा हूँ जो इसके पीछे थी। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही यमन में हौसियों के ख़िलाफ़ अमेरिका ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसका अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगा, और वो इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई उसने शुरू कर दी है, जिसकी वजह से हौसियों की जो उनके ज़ख़ीरे हैं हथियारों के भी और ख़ुराक के भी, वो तबाह हो रहे हैं और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो रहा है और वहाँ आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल है। तुर्की से लेकर अंदाज़ा कीजिए कि बजक वक्त तुर्की, शाम, लबनान, गज़ा, सूडान और यमन, ये मुल्क एकदम से खूनी हंगामों या एक सियासी टर्माइल की लपेट में आ गए। सबसे पहले हम तुर्की का जिक्र करते हैं। तुर्की में इमाम ओगलो इस्तांबुल के मेयर को गिरफ़्तार किया गया और ये गिरफ़्तारी बड़े गलत वक्त पर की गई, क्योंकि चंद दिनों के बाद अपोजिशन उन्हें अगले इलेक्शन में, जो 2028 में उन्हें 3 साल बाद अपना सदारती उम्मीदवार नामज़द करने वाली थी। यानी इस मौके पर ओगलो की गिरफ़्तारी का कोई इम्कान नहीं था। फिर हस्बे तवक्को वही हुआ कि इस्तांबुल में मुज़ाहरे शुरू हुए। पहले 2 दिन इस्तांबुल में मुज़ाहरे हुए, फिर दूसरे दिन एक और बड़ा शहर है इज़मीर, वहाँ मुज़ाहरे शुरू हो गए, और अब तीसरे और चौथे दिन जो मुज़ाहरे हुए हैं वो 8 शहरों तक फैल गए हैं। उनमें इस्तांबुल है, अंकारा है, इज़मीर है, अंतालिया है, कोनिया है और मज़ीद 2-3 शहर हैं। ये 8 तुर्की के बड़े शहरों में बड़े बड़े मुज़ाहरे हो रहे हैं और इनमें हज़ारों अफराद शरीक हो रहे हैं। लाखों तो खैर नहीं है, जिस तरह के हमारे बाज़ यूट्यूबर्स ने लाखों की गिनती दे दी है। लाखों का जुलूस अभी तक किसी जगह नहीं निकला, लेकिन 10,000, 15,000, 12,000 के हिसाब से जुलूस निकल रहे हैं। और मैं अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्टें पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने लिखा कि इम्कान ये है कि ये मुज़ाहरे अभी कई दिन जारी रहेंगे और इनमें शिद्दत भी आ सकती है। यानी कि अर्दगान की हुकूमत को एक अदम इस्तेकाम का ख़तरा लाहक हो गया है। फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो खैर नहीं है कि अर्दगान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये मुज़ाहरे फैल गए तो अर्दगान को क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन कराना पड़ सकते हैं। और सूरत हाल ये है कि तैयब अर्दगान की दौरे हुकूमत में अगरचे तुर्की ने मिसाली, नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज़ तरक्की की, माशी खुशहाली आई, माशी तरक्की हुई, लेकिन 2-3 मामलात ने उनकी मकबूलियत में कमी की। वो अब भी बहुत मकबूल हैं, लेकिन अब उनकी मकबूलियत को चैलेंज करने वाला एक लीडर पैदा हो गया है और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन में इमाम ओगलो के जीतने के इम्कानात हैं। तो तैयब अर्दगान की मकबूलियत में कमी क्यों हुई, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये
कि वो जो नफसियाती तौर पर होती है कि इतने तवील अरसे से 22 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, ये बहुत तवील अरसा होता है। लोग इसमें एक चेहरा देख कर तंग भी आ जाते हैं। एक तो वजह ये बनी, दूसरी वजह ये है कि उनके अंदर डिक्टेटरशिप के रुझानात काबिल कबूल हदों से भी निकल गए और बहुत ज़्यादा सख्त गिर आमरीत उन्होंने कायम करना शुरू कर दी है और उनके ख़िलाफ़ मीडिया पर कुछ चीज़ नहीं आ सकती, कोई मवाद नहीं आ सकता। ये सख्त तरीन आमरीत है, इसका भी एक रिएक्शन हुआ। और तीसरा ये है कि उनकी हमायत करने वाला इस्लामी कैंप, जो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक इस्लामी बैंक है, उसमें दरार आई है क्योंकि गज़ा की जंग में तुर्की ने, अर्दगान की हुकूमत ने इसराइल को सप्लाई जारी रखी, खुराक की भी, लोहे की भी, मादनियात की भी, फलों की भी और हर चीज़ की, तेल और गैस की भी, जिसके नतीजे में इसराइल को बमबारियां करने में बहुत आसानी हुई और तुर्की में मुतालबे होते रहे कि तुर्की इसराइल को बरामदात रोके, लेकिन बरामदात रोकने के बजाय अर्दगान ने बरामदात में इजाफा कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में इसराइल की मदद में इजाफा कर दिया। कुछ लोग तो खैर यहाँ तक कहते हैं, तुर्की के अपोजिशन के लोग, कि अर्दगान ने इसराइल को हथियार भी दिए हैं, लेकिन ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसकी तस्दीक के लिए कोई शवाहिद कहीं से मिल नहीं सके। लेकिन यह है कि लोहा तुर्की देता रहा है और लोहे की बदौलत इसराइल ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ की गज़ा को बर्बाद करने के लिए और मगरबी किनारे में तामीराती जो मनसूबा उसने बनाया और जिस पर उसने तेज़ी से अमल किया और मज़ीद रकबा छीना, तो उस तामीराती इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोहा इस्तेमाल किया गया वो तुर्की से आया था। अगर तुर्की बाइकाट कर देता इसराइल का तो इसराइल को ख़ासे मसाइल का सामना होता। तो अब तुर्की एक मुश्किलात के घेरे में है और ये ऐसे वक्त घेरे में है जब शाम के साथ उसकी सियासत मुंसलिक हो गई है। तुर्की शाम की मौजूदा हुकूमत यानी हैत तहरीर शाम का मुखालिफ था और वो उसकी बशार अल असद से पूरी तरह साजबाज थी। लेकिन जब हैत तहरीर ने सारी दुनिया को चौंका दिया अचानक निकल कर, तो फिर तुर्की ने पॉलिसी बदली और उसने इनकी हमायत शुरू कर दी। अच्छा, अब इसके साथ ही जुड़ा हुआ है मसला शाम का। शाम की हुकूमत अपनी जगह पर मुस्तहकम हुकूमत है, उसे अवाम की अक्सरियत, भारी अक्सरियत की हमायत हासिल है। उसकी अमलदारी शाम के 65% रकबे पर है, बल्कि इससे भी कम, क्योंकि 30% रकबा कुर्दों के कब्ज़े में है और बाकी 5% रकबा, उसमें 1% तो आप कह लें कि अमेरिका के पास है और 1% रकबा इसराइल ने छीन लिया है और 3-4% रकबा ऐसा है जो तुर्की के कंट्रोल में है। शमाल में एक पूरी पट्टी शामी रकबे की तुर्की के कब्ज़े में है। तो अहमद शरा की हुकूमत, जिनका नाम पहले जुलानी था, इनकी हुकूमत के पास अब शाम का जो रकबा है वो 60 से 65% है। बाकी गोया कि 35 से 35% या इससे ज़्यादा रकबा जो है वो इस हुकूमत की अमलदारी से बाहर है। और इसमें जो कुर्दों का इलाका है वो भी शामिल है, लेकिन कुर्दों की हद तक हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक ढीला ढाला इत्तेहाद, वफाक, बल्कि कन्फेडरेशन की इकाई के तौर पर अहमद शरा की हुकूमत के साथ कायम कर रखा है। यानी अहमद शरा की हुकूमत के वज़ीर और इनके सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्दिस्तान के इलाके में आ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई कुर्दिस्तान की हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। शाम पर न इस वक्त 3 अतराफ़ से हमले हो रहे हैं, उनमें तुर्की भी शामिल है। यानी तुर्की अहमद शरा की हुकूमत की हमायत भी कर रहा है, लेकिन वो शुमाल मशरक़ में कुर्दों की आबादियों में कत्ल आम करके अहमद शरा की हुकूमत के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रहा है। परसों तरसों की बमबारी में बहुत सारे बच्चे शहीद हो गए, तुर्की ने बमबारी की। तुर्की की एयरफोर्स वहाँ हस्पतालों, स्कूलों और सिविल इमारतों, बैंकों, मदरसों, मस्जिदों, सब जगह पर बमबारी कर रही है और जिससे लोग शहीद हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये तुर्की के लिए, शाम के लिए ये मुसीबत है, दूसरी तरफ से इसराइल जो है वो हर दूसरे हफ्ते मज़ीद इलाके पर कब्ज़ा कर लेता है। मज़ीद इलाके से मुराद ये नहीं है कि कुछ सैकड़ों मील रकबे पर कब्ज़ा कर लेता है, बल्कि ये है कि मज़ीद 1 फरलांग 2 फरलांग, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो जुलान की जो पट्टी को चौड़ा करता चला जा रहा है, चौड़ा करता चला जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो दिमिश्क में, लताकिया में, दर्रा में
और दूसरे अलकुनैतरा में, इन सारे इलाकों में दिन में 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा बमबारियाँ भी करता है और इन बमबारियों से बाज़ औक़ात सिविलियन लोग मर जाते हैं। ज़्यादातर ये बमबारियाँ खाली इमारतों पर होती हैं, यानी जिनके बारे में इसराइल का दावा है कि जहाँ बशार हुकूमत के दौर के हथियार छुपा कर रखे गए हैं तो वो उन पर हमला करता है। तो ज़्यादातर तो इन बीमारियों से लोग नहीं मरते, लेकिन बाज़ औक़ात कोई ना कोई कैजुअल्टी हो जाती है। तीसरी तरफ हिज़्बुल्लाह जो इसराइल से तो खैर बहुत बुरी तरह मार खाने के बाद खासियत तक बर्बाद हो गई, लेकिन उसकी बची खुची ताकत को ईरान हथियार दे रहा है कि शाम पर हमले करो। 2-3 हफ्ते पहले इन्होंने लताकिया में एक बहुत बड़ी बगावत की, जिसको फौरी तौर पर कुचल दिया गया और बड़ी कामयाबी से कुचल दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई में एक अलमिया हो गया। हुआ ये कि हिज़्बुल्लाह के लोगों ने अचानक निकल कर हमले किए और शहरियों का कत्लेआम शुरू किया, और जो फ़ौजी काफ़िले जा रहे थे उन पर भी हमले किए, और 70-75 फ़ौजी तो एक ही हमले में उसने शहीद कर दिए। अब शामी हुकूमत के इत्तेहादियों में अज़बक और चेचन गुरीले भी शामिल हैं। वो जो इलाके में मौजूद थे उन्हें पता चला कि हिज़्बुल्लाह के लोगों ने मुकामी अलवाइट बरादरी के साथ मिलकर इनको मारा है, तो इन्होंने अलवाइट इलाकों पर हमला कर दिया और उन इलाकों पर हमला कर दिया जो इस जंग में शरीक नहीं थे। उन्होंने हिज़्बुल्लाह का साथ नहीं दिया था, वो बिल्कुल गैर जानबदार थे और पुरअमन थे। वहाँ जाकर इन्होंने 400 के करीब लोग मार दिए, बेगुनाह लोग। उस पर फिर खैर शरा हुकूमत ने इंक्वायरी की और ज़िम्मेदारों को पकड़ा भी, लेकिन वो एक ऐसा अलमिया था जो कि नहीं होना चाहिए था। तो हिज़्बुल्लाह के गुरीले अब भी हमला कर रहे हैं। 3-4 मरतबा उन्होंने दरअंदाज़ी की है। अब लबनान की हुकूमत ने वो दरअंदाज़ी रोकने का बंदोबस्त किया, लेकिन लबनान की हुकूमत आप जानते हैं कि एक बहुत ही ढीली ढाली सी और कमज़ोर किस्म की हुकूमत है। वो ऐसे ही है जैसे किसी शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास पुलिस थाना हो, इससे ज़्यादा उसकी ताकत नहीं है। बहरहाल वो मुदाखलत तो रोकी जा रही है, लेकिन मुदाखलत के सिलसिले जारी है और ईरान जो है वो बहरा रूम के रास्ते इनको पैसे भी पहुँचा रहा है और हथियार भी दे रहा है। तीसरी तरफ गज़ा में आपने देखा कि इसराइल ने खिलाफ वर्जी करते हुए अमन माहदे की बगैर कोई वजह बताए दोबारा हमले किए और 4 दिन की बीमारी में 1100 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके, जिनमें से अक्सरियत बच्चों की है। 1100 अफराद 4 दिनों में शहीद हो गए। यानी ट्रंप ने जो गज़ा पर कब्ज़े का मनसूबा बनाया था वो तो फेल हो गया और गज़ा ट्रंप को उससे दस्तबरदारी इख्तियार करना पड़ी। तो फिर ट्रंप ने इनको हालाशरी दी कि ठीक है, इलाका हम नहीं ले सकते, इनका कत्लेआम जारी रखो। अब इनका कत्लेआम का एक नया दौर शुरू हो गया है। पहले दौर में 1.5 साल के दौरान 2 लाख गज़ा के फ़लस्तीनी शहीद हुए। अब ये 4 दिनों में 1100 और शहीद हो गए। और साथ ही इसराइल ने लबनान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और ये हमले ज़ाहिर इन हमलों की जद में शाम का इलाका भी आएगा। शाम की हुकूमत के फौरी तौर पर ख़ात्मे का ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके किनारों पर खून रेज़ी तशवीशनाक है। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि रूस ने अहमद शरा को पेशकश की है कि हम आपके साथ दोस्ती और ताउन का मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। ये बात ईरान को ज़ाहिर पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि दूसरे लफ्ज़ों में रूस ने ईरान को डंप कर दिया है और शाम की नई हुकूमत से वो इत्तेहाद करना चाहता है। तो इसके जवाब में अहमद शरा ने रूस से मुतालबा किया है कि हम ठीक है, हम तावन और दोस्ती का मुआहदा करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले बशार अल असद को हमारे हवाले करो। तो ये इनके लिए एक रूस के लिए अब सोचने की पोजीशन है कि वो हवाले करता है या नहीं करता है। और रूस से कुछ बैद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर देगा, लेकिन रूस की जो सियासत रही है वो जिस तरह यू टर्न खाता है और जिस तरह यू टर्न लेता है, जिस तरह अपनी पॉलिसी यकसर बदलता है, उससे कुछ बैद नहीं कि वो बशार अल असद को शामी हुकूमत के हवाले कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही अहम वाक़या होगा। यमन में जो अमेरिका ने हमले किए हैं, इससे पहले इनकी कोई किसी को अंदाज़ा नहीं था। यमन के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक शमाली यमन में वो नीचे वो हुदैदा की बंदरगाह से लेकर सना तक और वो जितने अलबाइज़ा और जितने अहम सूबे हैं शमाली यमन के, हर सूबे में अमेरिका ने वसी पैमाने पर टारगेटेड बमबारियाँ की हैं। टारगेटेड बमबारी का मतलब ये होता है कि शहरी आबादी का नुकसान कम से कम हो, लेकिन नुकसान हुआ है।
तकरीबन 75 शहरी मारे गए हैं इन बमबारियों में। टारगेटेड होने के बावजूद 75 शहरी मारे गए हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। शुमाली यमन पहले एक अलग मुल्क था, फिर जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो जनूबी यमन और शुमाली यमन का इत्तेहाद हो गया, जो ईरान को पसंद नहीं आया और ईरान ने फिर इस इत्तेहाद को दोबारा तोड़वा दिया हौसियों के ज़रिए और उस वक्त की अमेरिकन हुकूमत की मदद से, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब पर दो तरफ से दबाव डालकर उससे मर्ज़ी का मुआहिदा किया जा सके। इसराइल के हवाले से वही अब्राहम अकार्ड, और सऊदी अरब फिर इस मसले पर बहुत ज़्यादा दबाव में रहा। तो अब ये दबाव ख़त्म होता हुआ महसूस होता है। नाज़रीन, सूडान की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सिर्फ ये है कि ये रैपिड फोर्स जो वहशी जल्लादों की एक यानी यूँ समझ लीजिए कि वो टीटीबी किस्म के लोग थे। टीटीबी जिस तरह है, जिस तरह दाइश है, इस तरह के वहशी लोग थे। फ़र्क ये है कि ये मज़हब का लिबादा उड़ा हुआ इन्होंने, वो रैपिड फोर्स वाले मज़हब को नहीं मानते। तो इन्होंने सूडान में बहुत बुरी तरह से कत्लेआम किया, शुमाली इलाकों में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन सूडान की जो सरकारी फ़ौज है, जो कोई इतनी अच्छी फ़ौज नहीं है, वो भी कत्लेआम करती रही है, लेकिन इनसे वो बहरहाल बेहतर है। तो उनके पास सूडान का बेशतर इलाका था, सारा शुमाली सूडान इनके पास था, सारा मशरक़ी सूडान इनके पास था, लेकिन खर्तूम और मगरबी सूडान ये रैपिड फोर्सेस के कब्ज़े में थे। खर्तूम से मुराद ये कि खर्तूम का बेशतर हिस्सा, एक हिस्से पर तो सरकारी कंट्रोल था, लेकिन ज़्यादा हिस्से पर रैपिड फोर्सेस वालों का कब्ज़ा था। तो एक हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट के तौर पर सरकारी फ़ौज ने रैपिड फोर्सेस को मार भगाया है और ख़र्तूम इनसे खाली करा लिया है। अब इनके पास मगरब का इलाका है, वहाँ जंग जारी है। अगर रैपिड फोर्सेस वालों को मुकम्मल शिकस्त हो जाती है तो सूडान में खाना जंगी कम हो जाएगी, कुछ अमन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इतनी तवील अरसे से वहाँ खाना जंगी चल रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, कहत की फ़ज़ा है, दूसरा सोमालिया बन गया है सूडान, लेकिन अब कुछ अच्छी उम्मीद पैदा हो गई है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।